यही मेरा मैसेज है कि नेवर गिव अप। जब तक कि रात में आप सपने देखेंगे नहीं, तब सपने साकार कैसे होंगे। मेरे को तो समाज ने मेरे को इतना दिया, उसको मैं थोड़ा ही उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई भी काम आज दुनिया में नहीं करना चाहता जब तक कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आज की आनी ही चाहिए। जो आदमी टेक्नोलॉजी से काम नहीं करेगा वो बाहर निकल जाएगा। हमारे युवा लड़कियां हैं, उनमें गजब क्षमता है, लड़कों से ज़्यादा क्षमता है। आप घर बैठ के ही वेबसाइट बना सकती हैं, घर बैठ के ही सॉफ्टवेयर बना सकती हैं, घर बैठ उनको टेक्निकल स्किल डेवलप करा सकते हैं। 10वीं पास भी हैं तो वो कर सकती हैं। और जो लड़कियां काम करती हैं वो आदमी काम नहीं कर सकते। वो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। तो वो भी मेरा सपना है कि हर घर में एक रोजगार हो, हर घर में एक स्किल डेवलपमेंट हो। सर ये बताइए कि आपका जितना भी अभी आपने एक्वायर किया कंपनीज को, एक्विजिशन लेड ग्रोथ रहा वेदांता का, हिंदुस्तान जिंक हो या बाल्को हो या केन इंडिया हो, अभी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज को रखी है एंड आपका नाम भी आ रहा है, वेदांता का नाम सुनने में आ रहा है, बीपीसीएल के लिए आ रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए आ रहा है, कॉनकोर के लिए आ रहा है। तो आपका क्या स्ट्रैटेजिक रोड मैप है इन कंपनीज को एक्वायर करने का? अभी गवर्नमेंट की पूरा मन मेरे समझ में बना नहीं है। मेरे को लगता है कि अपोजिशन को, पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। एक ही चीज़ हम देख रहे हैं कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, इसलिए करना चाह रहे हैं कि जिससे कि राजस्व बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हमारी गरीबी दूर हो, इसीलिए करना चाह रहे हैं। ये तीनों करने के लिए जब तक कि देश जो राज चला रहे हैं उनको हम मजबूत नहीं करेंगे, उनमें डर नहीं लेके आए, डर नहीं पैदा करेंगे, तो वो काम फास्ट होगा। मैं ये भी बोलता हूं कि आप प्राइवेट क्यों करते हैं, इसको कॉर्पोरेट बना दीजिए। अमेरिका में 80% कंपनियां कॉर्पोरेट हैं। आज हमारे जो प्राइवेट इक्विटी है, हमारे जो म्यूचुअल फंड हैं, हमारे एचएनआई जो इंडिविजुअल हैं, ये बहुत बड़े हो गए हैं, इनके पास पैसे बहुत हो गए हैं। इन कंपनियों में एक आदमी को भी, गवर्नमेंट की कंपनी को, अगर हम ये वादा करें कि हम एक आदमी को हटाएंगे नहीं और हम उनको कुछ इक्विटी भी देंगे जिससे कि वो भी समर्थ बने, और प्लस हम 5% और 10% ज़्यादा कोई भी इक्विटी रख नहीं सकता है, जो सारी दुनिया में होता है। आज एलएनटी भी चल रही है, एचडीएफसी भी चल रही है, आईटीसी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, आईसीआईसी भी चल रही है। वैसे ही हमारी 200 कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, अगर उसको वैसा बनाएं जिससे में कि कॉर्पोरेटाइज कर दें, और वो पूरा हम लोगों को साथ गवर्नमेंट को देना चाहिए। 2 कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि हम एक भी आदमी को हटाएंगे नहीं, और कंपनी के जो लोग हैं उनको हम इक्विटी भी देंगे जिससे उनको भी फायदा हो। ये और कोई भी आदमी 5% और 10% से ज़्यादा इक्विटी ले नहीं सकता है, जिससे कि कोई उस कंपनी को एक्वायर नहीं कर सके, वो कंपनियां इंडिपेंडेंट चले। आज हमारे, आप देखिए इंग्लैंड में ब्रिटिश एयरवेज प्राइवेटाइज है, आप ब्रिटिश गैस देख लीजिए, ब्रिटिश पेट्रोलियम देख लीजिए, सब प्राइवेटाइज है। ये सब गवर्नमेंट की कंपनियां थी। नहीं, यहाँ खुद हमारे एलएनटी और आईटीसी अच्छे एग्जाम्पल हैं। हाँ, लेकिन वो तो शुरू से प्राइवेट थे, ये तो गवर्नमेंट की कंपनियां थी, ये गवर्नमेंट की कंपनियां थी। सबको उन्होंने प्राइवेट किया, लेकिन कॉर्पोरेटाइज किया। ये 10-10 गुना कंपनियां बढ़ गई, और साथ में और सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी। वो हमको उस दिशा में जाना पड़ेगा। तो मेरे को कोई उसमें शक नहीं लगता है, धरती के ऊपर, धरती के नीचे इंडस्ट्री हमारी चले। हमारे पास 52 फैक्ट्रियां डिफेंस की है, गवर्नमेंट की। क्या फैक्ट्रियां हैं। आप कभी भुसावल गए हों, जबलपुर गए हों, इन जगहों आप जाकर देखें, पूरा नगर का नगर है, और सक्षम लोग हैं, वहाँ के मैनेजमेंट सक्षम है। लेकिन अगर उनको इंडिपेंडेंट कर दें, कॉर्पोरेटाइज कर दें, मेरे को कोई शक नहीं है कि उसका प्रोडक्शन, हम दुनिया के सबसे बड़े आर्मनेशन बनाने वाले लोग हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। आज देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन आप बात कर रहे हैं, हमारे पास शुरू में आज 95% फॉरेन वेसल हैं, 5% ही हमारे इंडियन वेसल हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इंडस्ट्रियां पनपी नहीं। आप जब तक इनकरेज नहीं करेंगे, ये काम आगे बढ़ेगी नहीं। आप देखिए हम लोग आज 95% वुड जो है इंपोर्ट करते हैं। ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक ज़माना था कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कुछ एनजीओ के चक्कर में, इन्वायरमेंट के चक्कर में, कोई अच्छा भी हुआ होगा। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज के दिन आप जो पेड़ लगाते हैं, पेड़ वो 5 साल में सक्षम हो जाते हैं जिनको आप काट सकते हैं। अगर आप 100 पेड़ लगाए और उसके जगह आप बोले हम 300 पेड़ और लगाएंगे, तो वो एक हमारा बड़ा काम हो जाएगा। हमारे जो
छोटे छोटे जो लकड़ी काटने वाले लोग थे, कुर्सियाँ बनाने वाले लोग थे, फर्नीचर बनाने वाले लोग थे, जब तक कि छोटे बिजनेस पनपेंगे नहीं, बड़े बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ेंगे, देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। सर, तो एमएसएमईज या एसएमईज या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? हम तो, हमारा तो काम ही यही, हम तो डाउन स्ट्रीम में जाते ही नहीं हैं, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे ऑयल हो, हम खाली अपस्ट्रीम में ही रहते हैं। हम चाहते हैं कि नीचे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगे। और आज देखिए पूरी दुनिया ने मान लिया 5 लाख मेगावाट, हमारे मोदी जी ने कहा है कि हम सोलार लगाएंगे या रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे। ये जिस दिन हो जाएगा, और ये हो जाएगा, उस दिन जैसे टेलीकॉम में हुआ कि हर आदमी के पास टेलीकॉम में, एक छोटे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास एक टेलीफोन नहीं हो, सबसे सस्ता फ़ोन है, सस्ते से सस्ता हम बिजली दे सकेंगे। ये मेरी मानता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो आई है उससे हम सोलार से कोई कोयला लगेगा नहीं, कोई सब कुछ लगेगा नहीं, एक बार आपने लगा दिया फिर उसमें से आपको पावर निकलता ही चला जाएगा। हमारे छोटे जुलाहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री वाले हैं, हमारी इच्छा है 3 सेंट्स में आप लोगों को पावर मिल जाए। 3 रुपये में अगर पावर उनको मिल गया तो हमारे जुलाहे, छोटी छोटी फैक्ट्री वाले, लोड शेडिंग नहीं होगी। ये देश जो है सबसे बढ़िया देश हो जाएगा। उधर भी चल रहा है। एट द सेम टाइम इसमें कुछ साल लग सकते हैं, उन सालों में हम कोयले को छोड़ नहीं सकते। कोयले को हम आज के दिन सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, जिससे कि आज के दिन भी 60 पावर प्लांट बंद पड़े हैं। उन सारे पावर प्लांटों को हम चलाएं, ट्रांसमिशन लाइन जल्दी से जल्दी लगाएं। और डिस्कॉम से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारे यहाँ बिजली की लीकेज हो जाती है वो बंद हो। आजकल स्मार्ट मीटर निकले हैं, उसमें कि आपको डिस्कॉम की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिजिटल के हिसाब से वो बिलिंग हो जाती है। तो इससे हमारा बिजली जिस दिन सस्ती मिलने लग गई हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की कायाकल्प हो जाएगी। सर, बिजली सस्ती मिलना एक बात है, सही दाम पे मिलना एक बात है, और बिजली को सब्सिडाइज करके देना एक अलग बात है। आजकल तो सरकार में होड़ लगा हुआ है कि फ्री बिजली सबको दें एट द कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर। ये जब हम लोग को दूरदर्शी होना पड़ेगा। आज हो सकता है इमीडिएटली वो ज़रूरत हो, लेकिन ये मेरी पूरी मानता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि हमको कोई सब्सिडी न तो फर्टिलाइज़र में देनी पड़ेगी, न हमको बिजली में देनी पड़ेगी। अगर हम अपने एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएं, उनको आज दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, इतना पैसा भरा हुआ है। 1/3 पैसा ही मैन्युफैक्चरिंग में है, 2/3 पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है। वो सारा पैसा हिंदुस्तान में आने के लिए तैयार है, या उसमें से कुछ रकम आने के लिए तैयार है। इसको हम चैनलाइज करें, अपने एंटरप्रेन्योर को आगे करें। टैक्स की रेट हमारे यहाँ सबसे कम है आज के दिन, ऑन एवरेज 20% से भी कम हो जाती है। इनकम टैक्स भी कम है हमारे यहाँ, वेल्थ टैक्स भी नहीं है। आज बाहर में तो अगर अगर आपकी डेथ हो गई तो एक मकान के अलावा जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है या तो गवर्नमेंट ले लेती है, या उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। हमारे यहाँ वो नहीं है। तो ये हमारे बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ऐसा लॉ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ द एसेंस, टाइम इज़ द एसेंस। और हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, हमारे जो IAS ऑफिसर हैं वो इतने सक्षम हैं, उनसे बुद्धिमान मेरे को दुनिया में कोई नहीं नजर आता है। IAS ऑफिसर एक स्पेशल चीज़ है। अगर वो फास्ट हो गए, वो डिजिटलाइज हो गए। आज के यंग आप IAS ऑफिसर को देख लीजिए, आज के IAS आप कलेक्टर को देख लीजिए। मैं हरदम बोलता हूं कि जो कलेक्टर हैं, वो कलेक्टर जो है उनको बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बना दीजिए। वो अपने एरिया में पता करें कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या उत्पादन हो सकता है, क्या क्या फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, क्या एजुकेशन सेंटर बन सकता है। वो कलेक्टर को जितना पावर देते जाएंगे वो ही सारा काम करे। तो ये सब काम होने वाले हैं। और मैं तो सपना ही देखता रहता हूँ, जो सपना दिखेगा वही सपना पूरा करेगा। तो सपना तो आपने देखा और केन इंडिया को आपने खरीदा। ये सुनने में आया कि आप सर बिल गैमल के घर एक कप चाय पीने गए थे और 9 बिलियन का चेक देके चले आए। ये भी बहुत, किसी को, हमारे सर बिल गैमल जो हैं वो बहुत प्रतिष्ठित और बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने कंपनी को बहुत बड़ा बनाया। उनकी कभी इच्छा भी नहीं थी कि हम कंपनी को बेचें। हिंदुस्तान में जो कंपनी, जो तेल का जो क्षेत्र था उसको छोड़ दिया गया था कि उसमें कुछ है नहीं, उसमें से उन्होंने तेल निकाला। हम लोग उसके बहुत आभारी हैं, उनके बहुत आभारी हैं। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि तेल के क्षेत्र में मैं घुसूं। तो उनके पास
किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, तो मैं उनके पास मिलने गया एज ए टूरिस्ट, और मिला, उन्होंने बहुत इज्जत की। तो मैंने कहा कि मैं अपनी कंपनी आपको बेचना चाहता हूँ, आप भी हिंदुस्तान में हैं, मैं भी हिंदुस्तान में हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उनको बहुत आश्चर्य हुआ, फिर उनसे दोस्ती हो गई, धीरे धीरे दोस्ती हो गई, तो फिर हमने उनकी कंपनी ली। हमको बहुत टाइम लगा, क्योंकि सबसे बड़ा M&A था हिंदुस्तान में, इतना बड़ा M&A होना, और हम उस कंपनी को हमने लिया, उसको आगे बढ़ाया, और मैं इसको और 3 गुना आगे बढ़ा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो बाहर वाले, फॉरेनर वाले चाहते नहीं हैं कि हिंदुस्तान में तेल बने, तो हरदम वो रोड़े अटकाते हैं, चाहे जुडिशरी के माध्यम से, NGO के माध्यम से, ONGC के माध्यम से, गवर्नमेंट की मशीनरी के माध्यम से, कोई न कोई कारण से। ये मेरी धारणा है, इस वजह से हम लोगों को बहुत डिले हो जाता है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा, आज के डेट में भी आप इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर तेल प्रोड्यूसर हैं, ऑयल प्रोड्यूसर हैं। बड़ा होना तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जब तक कि मैं 50% ऑयल, हमारे हिंदुस्तान में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी गृहिणियाँ तकलीफ पा रही हैं, तो गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, हम इतना गैस सस्ता बनाते हैं, ऑयल इतना सस्ता बनाते हैं, हमारे स्कूटर वाले परेशान हैं। सर वही समझ में नहीं आता, आप तो $60 में तेल बनाते हैं, $7 आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, सरकार आपको इतना टैक्स भी लेके $30, फिर भी सर हम लोग 120 रुपये लीटर पेट्रोल के लिए दे रहे हैं। सर ये तो, जबकि अपने ही देश का तेल आ रहा है, 80% इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यदि ज़्यादा बनाएं तो हो सकता है कि हमारे हम ही क्यों बनाएं, 10 कंपनियां और लेके आएँ, उनको इज्जत दें। आप, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरे को पर्सनली कहा कि जब जब मैंने टैक्स कम किया तब तक मेरा राजस्व और बढ़ गया। वो बड़े गर्व से बात कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये समझ में आ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा उनके मन में चिंता रहती है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, चाहे कोयले के मामले में हो, चाहे ऑयल गैस के मामले में हो, इसीलिए इन्होंने सोलार का भी काम आगे बढ़ाया। तो वो लगे हैं, वो मेरे को, और हमारे आज के दिन जो बड़े बड़े ऑफिसर जिन्होंने जो अपॉइंट किए हैं वो गजब है, वो भी फास्ट हुए हैं। मैंने 20-30 सालों में ऐसे ऑफिसर देखे नहीं जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जो कि काम को फास्ट करना चाहते हैं, फिर भी उनकी अपनी एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चल रहे हैं। लेकिन मेरे को कोई शक नहीं है, ये कुछ ही दिनों की बात है, हिंदुस्तान एक ऐसा अनदर ह्यूस्टन बाड़मेर बन जाएगा, जहाँ पर कि लोग आएंगे, उनको इज्जत मिलेगी। जब तक 2 पैसा आदमी कमाएगा नहीं, वो दोबारा आएगा नहीं। हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो रही है, होनी चाहिए, और तेल का और गैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम लोग हर हालत में कोल के माध्यम से सारे प्लांट को चालू रखेंगे, उसमें भी सारे इक्विपमेंट लगाएंगे, जिससे कि पोल्यूशन, हमारे तो पोल्यूशन कुछ है ही नहीं। अगर चाइना में 1200 है तो हमारे 200 ही है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 0 लेवल पर लेके जाएंगे। तो सारा बात एक ही बात पाई जाती है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे युवा लड़कियां हैं, उनमें गजब क्षमता है, लड़कों से ज़्यादा क्षमता है। उनको हम कैसे सक्षम करें, जिससे कि वो, आज के दिन जो टाइम आ गया है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पूना और बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के ही वेबसाइट बना सकती हैं, घर बैठ के ही सॉफ्टवेयर बना सकती हैं, घर बैठ उनको टेक्निकल स्किल डेवलप करा सकते हैं। 10वीं पास भी हैं तो वो कर सकती हैं, और जो लड़कियां काम करती हैं वो आदमी काम नहीं कर सकते, वो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। तो वो भी मेरा सपना है कि हर घर में एक रोजगार हो, हर घर में एक स्किल डेवलपमेंट हो, और हमारी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो उनमें एक इंडिपेंडेंट आमदनी की तो उससे हमारा देश इतना आगे बढ़ेगा। तो ये भी मेरा सपना रहता है हरदम। हमारे बच्चे जो हैं इतने अच्छे हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है जो उनको खाना नहीं मिलता है? मैल न्यूट्रिशन हो ही नहीं सकता है। मैं तो रात में सो नहीं सकता हूं कि हमारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है। ये तीनों काम बहुत आसानी से हो सकते हैं, और यही मैं करना भी चाहता हूं आगे आने वाले दिनों में। मैं बहुत आभारी हूं
मेरे लोगों के 1 लाख लोग जो मेरे साथ काम में जुड़े हैं, मेरे ऑफिसर जुड़े हैं, वो मेरे को बहुत समझते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। उनको मालूम है कि अनिल जो है लालची नहीं है, ये देश को आगे बढ़ा रहा है और सारी चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, एक दिशा दिखाता है। ईश्वर ने मेरे को स्टीयरिंग व्हील पे बनाया है, उसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। ऐसा ही और लोग भी करेंगे। तो युवा शक्ति, बच्चे और लेडीज़ ये आगे बढ़ें तो देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो सर, हमारे युवाओं के लिए जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, आपके पटना से ही आया था, गंगा घाट के किनारे लाइन से लोग बैठ के आईएएस का तैयारी घाट पे कर रहे हैं, सबके हाथ में किताब है, लाइन से, काफ़ी वायरल हुआ था वो फोटो। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? इतनी कठिन परिस्थिति में भी ये लोग आईएएस में पास करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। तो हर आदमी के पास एक ईश्वर ने एक स्किल दिया है, शक्ति दी है, उसको पहचाने। और फेल्योर इज द फर्स्ट लैडर फॉर योर सक्सेस। आप एक काम में लगे, दूसरे काम में भी लगिए, तीसरे काम में भी लगिए, 3-4 काम करेंगे और आज के दिन आपका जो लैपटॉप है और आपका जो फोन है वो विंडो टू द वर्ल्ड है। सारी दुनिया आपके आसपास से छोटी हो गई है, जितना आप उसमें घुसेंगे। और पॉजिटिव माइंड रखिए, कोई भी हालत में हम हिंदुस्तानी हैं, हम पॉजिटिव माइंड रखते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव माइंड रखेंगे और आप लड़कियों को आगे बढ़ाइए, जाति पाति से ऊपर उठिए। हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब जाति पाति से ऊपर उठ गए। पुरानों की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन हमारे जो युवा लोग हैं, और हम लोग तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा इनको मानते हैं, उनकी नज़र अपनी अच्छी रखिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो यही मेरा मैसेज है कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। देने वाला ईश्वर है, कभी आलसी मत बनिए, एक क्षण भी आलस अपने अंदर घुसने ही मत दीजिए। अगर आलस घुस गया तो वो कहर कर देगा। आप लगे रहिए, मैं आपको वादा करता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप सक्सेस होंगे। तो ये जो आप अपने अंदर ये लाते हैं, ये विल पावर की, आलस को मत घुसने दीजिए, अपने आप को हमेशा ये एक्टिव कैसे रखते हैं? जब पैशन से साथ काम करते हैं तो वो आलस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक कि रात में आप सपने देखेंगे नहीं, तब सपने साकार कैसे होंगे। मैं सबको बोलता हूं, ये किसी की बपौती नहीं है कि कोई वो एक ही आदमी बड़ा सपना देख सकता है। हर आदमी अच्छे बड़े सपने देख सकता है, और सपने देखिए, देखने में हर्ज नहीं है। लेकिन उसके साथ में, सबके साथ में हम अपने देश को साथ लेके चलें, हम अपने परिवार को साथ लेके चलें। एक हिंदुस्तान ही ऐसा एक देश है जो कि हम अपने परिवार को देखते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम अपने समाज को देखते हैं। देने की प्रवृत्ति तो हमारे 17 अध्याय में भागवत गीता में लिखा हुआ है कि देना ही हमारी प्रवृत्ति है। तो आज वेस्टर्न युग हमको आज बता रहा है, हमारे तो 10,000 सालों में यही लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि वैश्य और क्षत्रिय दो का साथ हो जाता है तो बम विस्फोट हो जाता है। सर, तो ये जो आर्ट ऑफ गिविंग है, आप भी काफ़ी अभी फिलंथ्रॉपी की तरफ काफ़ी टाइम डिवोट कर रहे हैं, और अपने फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे, आपके नंदघर वगैरह। क्योंकि इंडिया में अभी हम देखें इंडस्ट्रीज में कुछ तो हैं आप जैसे नेक लोग जो लोग ये फिलंथ्रॉपी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास बहुत पैसा है, इसमें CSR के नाम पे कुछ 2% जो मैंडेटरी है वो कर देते हैं, बट इतना पैशनेटली जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। मैं अपने युवाओं को बोलता हूं, आपके पास कुछ भी नहीं है, देखिए पैसा होगा तो आप पैसा दीजिए दान में, पैसा नहीं है तो किसी न किसी के काम में हाथों से आ जाइए, किसी की शादी में आ जाइए, किसी के मरने जीने में आ जाइए, आप देखिए आपको कितनी बरकत मिलती है। तो देना तो हम लोगों का स्वभाव ही है, और मेरे को समाज ने बड़ा किया, मेरे को समाज ने सब कुछ दिया, मेरा तो ऋण है, ऋण को चुका रहा हूं, मैं कुछ दे नहीं रहा हूं। मेरे को जब कोई बोलता है कि आप कोई फिलंथ्रॉपी कर रहे हो, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरे दिल में जो बात आती है, मेरे को तो समाज ने मेरे को इतना दिया, उसको मैं
थोड़ा ही उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ही उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं गवर्नमेंट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक एरिया ले सकता हूँ। तो उस एरिया में मेरे को जो समझ में आता है कि जो सबसे पहले बात है कि जो हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे युवा, हमारे पास आज हमने लाखों बच्चों को तैयार किया। 6 महीने का हमारे पास कंप्यूटर के प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर सीख जाते हैं, 10वीं पास हैं तब भी वो सीख जाएंगे, और कोई ना कोई हमारे यहाँ से उठा के ले जाता है, क्योंकि वो दुकान में कंप्यूटराइज कर देते हैं, कंप्यूटर से हिसाब किताब कर देते हैं, वो भी हमने चालू किया है। तो जो देने में नंद घर हमने देखा है, सारे लोग मेरे पीछे भी लगे हैं। 13 लाख नंद आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी को हम चेंज करके नंद घर बना दें, फुल्ली टेक्नोलॉजी। मैं कोई भी काम आज दुनिया में नहीं करना चाहता जब तक कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं हो। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आज की आनी ही चाहिए। जो आदमी टेक्नोलॉजी से काम नहीं करेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो हम उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस नंद घर को हम किस और कैसे बढ़ा सकते हैं, लेडीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आज हम 4000 नंदघर चला रहे हैं, कम से कम 70,000 80,000 लड़कियां, औरतें काम की हैं। एक भी औरत ऐसी नहीं है जो कि 5-7 हज़ार रुपया मिनिमम और ऊपर में 50,000 रुपये नहीं कमा रही हो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। मैंने खाली खबर की दुनिया में कि आपके पास कोई प्रोटीन बार कोई हो जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, कि हमारे पास 3-4 लाख बच्चे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट ने कहा कि हम आपको प्रोटीन बार बनवा के देंगे जो आप बच्चों को बांट सकें। हम बच्चों के लिए कोई न कोई ऐसे विटामिन डेवलप करेंगे जो कि वो चू करके उनको विटामिन मिल सके। तो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। करने वाला ईश्वर है, होने वाला वही है, हम तो एक निमित्त हैं। बट ये बहुत एक्साइटमेंट का काम है। इसको जितना मैं करता हूँ मेरे को बहुत मज़ा आता है, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता जाता हूँ दरवाजे खुलते जा रहे हैं। और जो मेरे को गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है, ये अमेजिंग सपोर्ट दिया है। जो पूरी गवर्नमेंट मेरे साथ लगी, उनको विश्वास हुआ है ये सही काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम 25,000 राजस्थान में बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमारी ऋतु जो है पूरा काम देखती है। पूरी दुनिया में लेबोरेटरी भी चालू की है, जिससे कि हम ऐसी कुछ टैबलेट बना लें जिससे कि माल न्यूट्रिशन कोई बच्चे नहीं रहे, आधा खाना भी मिले। तो उसका 6 साल तक का बच्चा हमारा अगर वो संस्कारी हो जाए, कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को डर नहीं है, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं सोल हूं, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। अगर वो संस्कार उसमें आ जाएं, जो भी आना है 6 साल तक ही आएंगे, उसके बाद में तो सब लिखा पड़ी है। जो भी संस्कार बच्चों में 6 साल तक के आ गए वो पूरे जीवन तक रहेंगे। तो ये मेरी बहुत इच्छा है। लोग मेरे को समझ रहे होंगे मैं बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा हूँ, बट लेकिन मैं जो मेरे को दिल में लगता है मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ये मेरी बहुत इच्छा है। 8 करोड़ बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ईश्वर मेरे को शक्ति दे। और मेरे साथ ये तो मैं तो खाली चालू करूँगा, आप देखेंगे चालू करेंगे सारी दुनिया साथ लग जाएगी, सारे कॉर्पोरेट साथ में लग जाएंगे, ये अपने आप होने लगेगा। गांधी जी अकेले साड़ी लाठी लेके चले थे, पीछे मुड़ के देखते नहीं थे, सारी दुनिया पीछे लग गई। जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपकी खाली धोती पहन के आए, बोले कि रेस्ट यू आर वेयरिंग ऑन माई बिहाफ, आपने ही पहन रखा है। तो ये हमारी भावना है। तो फिलैंथ्रोपी में यही कर सकते हैं। 75% मैंने प्लेज किया है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी को बहुत आगे लेके जाऊंगा। कोई इसको रोक नहीं सकता है। इस कंपनी को पूरी दुनिया को नाज होगा वेदांता के ऊपर, सबसे अच्छा प्रॉफिट करेगी। हमारे कर्मचारी जो हैं इसको अपना समझेंगे। सारे कर्मचारियों को मैं आह्वान कर कहता हूं, हमारे सब युवा लोग हैं, कि वहाँ आपस में अगर आपकी शादी होती है आप शादी करो, हम दोनों को काम देंगे, हम दोनों को काम देंगे। आपके बच्चों का मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि आपके बच्चों को काम चाहिए। आप लोगों को स्टॉक ऑप्शन दूंगा, जिससे कि आप लोग किसी न किसी तरह से अपने बच्चों के लिए, आपके मकान बनाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आपको सैलरी से पैसा नहीं खर्च करना पड़े। ये बातें हम लोग करते हैं। आप मुंह से बात निकालते हैं, लोग उसके साथ चल देते हैं। तो ये भावना है। तो ये आप ऋण उतारने की बात कीजिए ज़्यादा, हमको फिलैंथ्रोपी की बात, मैं कुछ दान दे रहा हूँ, ये कहने से लगता है कि मेरे पे कोई
मेरे दिल में चोट लगती है, लेकिन मैं ऋण उतार रहा हूं, ये मेरे को ठीक लगता है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए ये पूछते हैं आपसे कि अभी तक तो अनिल अग्रवाल जी 19 साल के लड़के थे जब बॉम्बे आए, या उस टाइम उनका रोल मॉडल कौन था, क्या सोच के आप बॉम्बे आए, आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उस टाइम में कौन था, अभी कौन है, ऐसा भी कोई काम है जो आप करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, कोई रिग्रेट है लाइफ में अभी तक? रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन हमने देखा है जैसे हम दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी थी एंग्लो अमेरिकन, जो कि सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी थी, उसके 26% हमने शेयर लिए। वो कंपनी हम ले ही चुके थे, सारा काम हो चुका था, और वो कंपनी होने से हमने हमारे गवर्नमेंट ने भी हमको बहुत साथ दिया कि इससे हम बहुत रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि हम डायमंड, रॉ डायमंड लेके इंडिया आएंगे, उसको पॉलिश करके, क्लीन करके, और उसकी टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि हिंदुस्तान में डायमंड बहुत है, उसकी टेक्नोलॉजी भी आएगी, वो भी आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें वो बनाती हैं। वो हमने जिस भाव में लिया था, कभी कभी अपने आदमियों पे आश्रित हो जाता हूँ मैं। अपनी मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो मेरा ड्राइव करने का है, वो ड्राइव मैं शायद नहीं कर पाया उस टाइम में। मैं अपने आदमियों पे मैंने कहा कि इसको ओपन ऑफर दे दो। वो बोले इतने पैसे का जुगाड़ होगा नहीं होगा। मैं, तुम ओपन ऑफर दो, ओपन ऑफर दोगे दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। वो उसमें डिले हो गया, वो ओपन ऑफर होने में डिले हो गया। वो 10 रुपये के जो भाव थे, $10 के जो भाव थे, वो $30 हो गए। तो उस समय मेरी क्षमता नहीं रही उस कंपनी को लेने की। तो वो रिग्रेट कुछ नहीं है, रिग्रेट कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखा भी उससे, जो हुआ है वो भी बहुत है, वो भी बहुत है। तो ये जो एक मन में समझ में आया कि नज़र कहीं आपकी हिले नहीं, नज़र हरदम शार्प रखें, नज़र हिले नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बॉम्बे में हैं और बॉम्बे से बॉलीवुड जुड़ा हुआ है, आपको भी बॉलीवुड से बहुत प्यार है। ऐसा सुनने में आया था कि आप जब पहली बार बॉम्बे आए थे तो शोले मूवी का प्रीमियर हो रहा था और आप हॉल, उस थिएटर के बाहर खड़े होकर अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन और सबको देख रहे थे। आप अंदर आप जाना आपको अलाउड नहीं था। तब से लेके अभी तक क्या चेंजेस हुआ है बॉलीवुड में, और आपका अभी कौन सा फेवरेट मूवी है? बॉलीवुड में इतना दम है। आज आप देखिए, आप ये 2 मूवी आपने देखी, RRR और पुष्पा, ये हमने लंदन में बड़े से बड़े हॉलों में लगी हुई है। मद्रास की मूवी है, तो आप सोच सकते हैं कौन कहाँ से उभर के बाहर आ जाएगा। और जो हमारे कलाकार हैं उनको टैक्स कम करें, कॉर्पोरेटाइज करें, उनको और प्रोत्साहन दें, तो हम, बॉलीवुड भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, जिससे कि एंटरटेनमेंट तो होगा ही और जॉब क्रिएशन भी होगा, और हमारे नए बच्चे आए, हर तरह के काम हो सकते हैं उसके अंदर, नए, और सारे काम आजकल डिजिटल पे हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप हो रहे हैं। इसको भी इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो एंटरटेनमेंट है आज के दिन, जो हमारे टीवी चैनल्स हो रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, जो हिंदुस्तानी एक चीज़ को कर सकता है। आज भी हम मूवी बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट 5% से 7% पे होती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। और अच्छी मूवी जो है, इंडियन मूवी, आप किसी भी विदेश में, मिडल ईस्ट में आप चले जाइए, आप अल्जीरिया चले जाइए, मोरक्को चले जाइए, जॉर्डन चले जाइए, स्पेन चले जाइए, दुबई चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब लोग शाहरुख खान को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं, ऐश्वर्या राय को जानते हैं, अमिताभ बच्चन तो उनके लिए भगवान है। तो जब ऐसी हमारी बात है, तो हमारी इंडस्ट्री इससे कम से कम भी 100 गुना, 50 गुना, 10 गुना बढ़नी चाहिए। और ये आप मान के चलें, हर काम में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लेके चलना नहीं है, काम को लेके आगे बढ़ना है। प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है। तो बॉलीवुड में आपने बताया, बॉलीवुड में हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग को और आता क्या है? हम लोग एंटरटेनमेंट तो बॉलीवुड ही है, बॉलीवुड ही बहुत बड़ा हमारा एंटरटेनमेंट रहता है। और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इन स्टार को रूबरू देखेंगे। हमको याद है कि एक बार पटना में फ्रेजर रोड पे शूटिंग हो रही थी, जितेंद्र आए हुए थे, तो इतनी भीड़ मच गई थी कि फ्रेजर रोड से पूरा स्टेशन तक
पूरा भर गया था लोगों को देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग तो बॉलीवुड के बहुत बड़े, हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, सभी जगह हम लोग बॉलीवुड के फ़ैन हैं। और शुरू में यही इच्छा रहती थी कि स्टार दिखे, सिनेमा देखें। सिनेमा देखने के बाद आदमी, हम लोग भूल जाते, उसी में रो लेते थे, उसी में हंस लेते थे सब कुछ वहीं हो जाता था। तो बॉलीवुड तो एक हम लोग का एक अंतरंग है जो आज तक छूटा नहीं है। मैं 22 साल से इंडिया में, लंदन में रहा, 4-5 साल अमेरिका में भी रहा, लेकिन बॉलीवुड नहीं छूटा। दो बात नहीं हुई, एक तो अंग्रेजी अच्छी तरह से बोलनी नहीं आई, और दूसरा बॉलीवुड नहीं छूटा, लेकिन फिर भी काम चलता चला गया। सर, भले ही आप पटना से यस और नो 2 शब्द सीख के आए हैं, लेकिन सर बिल गैमल से डील करके 9 बिलियन का डील क्लोज करके वर्ल्ड लीडर्स के साथ आप बात करते हैं, जिसके साथ भी बात करते हैं, यूएस में भी जाके लोग को कन्विंस करके वहाँ से प्लांट उठा के आप यहाँ ला के लगाते हैं, एक बहुत बड़ी प्रतिभा है सर। नहीं, अब ये बहुत, मेरे को खुद को नहीं लगता है जैसे आज वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिन्होंने मेरे को बुलाया नहीं और बुला के मेरे से बात नहीं की। और मेरे को समझ में नहीं आया, शुरू तो मैं नर्वस रहता था कि मैं इतनी सिंपल बात में बात कर रहा हूँ, इतनी तालियां बजती थी, इतना मज़ा आता था कि ये हो कैसे रहा है। मैंने, लोगों ने कहा कि आप ये क्लासेस कर लो पब्लिक स्पीकिंग के, इस तरह से बोल लो। मैंने कहा देखो, मेरे पिताजी ने मार मार के मेरा भुर्ता बना दिया कि तू बीकॉम पास कर ले, मेरे से नहीं हुआ। मैं जो हूँ सो हूँ, उसी हिसाब से बात करता हूँ, उसी हिसाब से चलता हूँ, लेकिन दिल से बात करूँगा, दिल से बोलूँगा, और कभी ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे कि मेरा कोई स्वार्थ हो, सामने वाले का कुछ भला हो जाए, सामने वाला आगे बढ़ जाए, वही हरदम ध्यान में रहेगा। वार्टन, स्टैनफोर्ड, जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं, वहाँ से आप पढ़े तो नहीं है, वहाँ आप लेक्चर जरूर दिए हैं, और उससे ही बड़ा आप एक इंडिया में यूनिवर्सिटी सेटअप कर रहे हैं वेदांता के नाम से, जो कि एट पार विथ स्टैनफोर्ड, वार्टन होगा। तो उसका प्लान अभी कहाँ तक है, कब तक ये एक मेरा सपना था कि जब मैं बॉस्टन गया, और बॉस्टन में मैंने हार्वर्ड को देखा, वो नदी के किनारे, उस जगह में वो 100 साल पुरानी बनी हुई थी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, और हमारे देश के हज़ारों लाखों बच्चे जाते हैं, 60-70 हज़ार डॉलर खर्च करते हैं, लाख डॉलर खर्च करते हैं, और माँ बाप जो हैं एक एक पैसा जमा करके उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और सारी दुनिया में जितने भी प्रोफेसर फैकल्टी हैं, वो 15% इंडियन है। इंडियन प्रोफेसर की सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो मेरा हरदम ये सपना रहता था, हम अपने यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लगाएं। मैंने नवीन बाबू से बात की। नवीन बाबू के पहले मेरे को याद है, उनके पिताजी से मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे घर पे आइए, मेरे को आपको अंदर की एक बात बतानी है। उन्होंने मेरे को छत पे ले गए, उन्होंने कहा कि काला हांडी जो है पूरी दुनिया से अलग हो गया है, सबसे गरीब और सबसे वहाँ पे लोगों के पास कुछ भी नहीं है और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, आप वहाँ एक इंडस्ट्री लगाइए। तो उनके पिताजी की बात, मेरे को 3-4 साल बाद मैंने वहाँ इंडस्ट्री लगाई। और नवीन बाबू से बात की, वो प्रोफेसर थे लंदन में, उनकी बहुत इच्छा थी कि उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी लगे। और मैंने कहा कि फिर एक बॉस्टन सिटी क्यों नहीं बनाते हैं, जिसमें 50% बच्चों को हम सस्ता पढ़ाएंगे, 25%, 30% फॉरेन के स्टूडेंट को लेके आएंगे। हमने फॉरेन में सब जगह खबर की, सारे इंडियन फैकल्टी तैयार थे वह यहाँ आने के लिए। हमने पूरा प्लान बना के हमने कहा, हमने पूरी टेम्पल से लेकर कोणार्क जो टेम्पल है वहाँ तक की ज़मीन ली। लेकिन लोगों को इतना विश्वास नहीं होता था, उनको लगता था कि शायद कुछ एनजीओ खड़े हो गए, कुछ फॉरेन वाले खड़े हो गए, जो कि चाहते नहीं थे कि ऐसी चीज़ कोई बने। और मैं छोटा सोचता नहीं हूँ। मेरे को लगा कि यहाँ पे होटल भी होने चाहिए, ऐसा स्टेडियम बने जो कि वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम हो, जिसमें कि फुटबॉल भी खेला जाए, क्रिकेट भी खेला जाए। हमारे यहाँ हर तरह के समुद्र के किनारे था, तो वाटर स्पोर्ट्स हों, ओशन ड्राइव हो, दुनिया भर की मेरे दिमाग में चलता था। हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर हो, रिसर्च सेंटर में हम ऐसी कोई दवाई निकालें जिससे कि पूरी दुनिया को हम के यूज़ में आ सकें। ऐसे मेरे विचार थे। और मैंने अपनी तरफ से कहा कि मैं अपने सारी धन लगा दूंगा। मैंने उस समय कहा था कि मैं 10 साल पहले कि 7,000 करोड़ रुपए मैं अपने पास से लगाऊंगा। मेरे सारे लोग हिल गए थे, कैसे लगाओगे? हमने कहा हम लगाएंगे।
और उसको मैंने कहा इसमें 20,000 करोड़ रुपये लगेंगे, बाकी मेरे को बहुत उम्मीद है कि सब जगह से मेरे को पैसे मिलेंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। मेरी कोर्ट से विनती भी है कि इसको दोबारा शुरुआत करें। अभी इसको चेंज भी करेंगे क्योंकि डिजिटल का टाइम आ गया है। डिजिटली इसको कैसे कर सकते हैं, नई रूपरेखा देखेंगे। कोई भी दुनिया अगर आगे बढ़ी है तो उसकी, आज अमेरिका क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि वहाँ की जो 30 यूनिवर्सिटी हैं उसके वजह से आगे बढ़ा। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी अगर खुलती है रूपरेखा चेंज करके, मैं अभी भी तैयार हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो भी समय लग रहा है वो लग रहा है। सर एक लास्ट सवाल, हमारे बिहार के लाला, मतलब आपको दाल भात चोखा हाथ से सान के खाने में भी मज़ा आता है। ज़रूरत पड़ता है तो आप क्वीन के साथ लंदन में बैठ के 7 कोर्स मील भी खाते हो। आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है? आपको मालूम है देखिए हम लोगों को, देखिए चावल और दाल में थोड़ा घी और चावल में थोड़ा घी और चोखा, और सुबह के टाइम में हमको कचौड़ी और आलू का भुजिया, ये और थोड़ा दही बढ़िया मिलना चाहिए। बस इससे हमारा काम हो जाता है। अनिल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये कैंडिडेट इंटरव्यू हमारे दर्शकों को बहुत ही प्रेरित करेगा और हम आपसे मिलते रहेंगे। आप हमको समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत अच्छा, थैंक यू।